हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों की जाती है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी की डिमांड की जाती है। पहला रीज़न है इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Imports of goods and services. Foreign exchange is demanded to make the payment for imports of goods and services. फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमें फ़ॉरेन कंट्रीज़ से गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट करना होता है तो हमें उन्हीं की करेंसी में उनको पेमेंट करना होता है। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी की डिमांड की जाती है। मान लीजिए हमें अमेरिका से गुड्स इंपोर्ट करनी है, तो हम अमेरिका से जब गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो अमेरिका को पेमेंट अमेरिकन डॉलर में करेंगे, इसलिए हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कब की जाती है? जब गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट करना हो। फॉरेन करेंसीज की डिमांड या फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड का दूसरा रीजन है टूरिज्म। फॉरेन एक्सचेंज इज़ नीडेड टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन फॉरेन टूर्स। यदि हमें कोई फॉरेन टूर करना है, मान लीजिए आपको ब्रिटेन घूमने के लिए जाना है, तो आपको ब्रिटेन की करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे। तो दूसरा रीजन हो गया फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड का टूरिज्म। तीसरा रीजन है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स सेंट एब्रॉड। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स वो ट्रांसफ़र्स होते हैं जो वन साइडेड होते हैं, यानी कि जिनके बदले में कुछ नहीं किया जाता है। अगर हमें कोई ट्रांसफ़र एब्रॉड देना है, मान लीजिए जापान में भूकंप आ गया है और हमें जापान को हेल्प करना है, तो जब हम जापान को हेल्प करेंगे तो जापान को जापानी करेंसी में ही हेल्प करना पड़ेगा। तो जब जापानी करेंसी में हेल्प करेंगे तो हम फॉरेन करेंसी यानी कि जापान की करेंसी की डिमांड बढ़ाएंगे। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड का तीसरा रीजन हो गया है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र सेंट एब्रॉड। फोर्थ पॉइंट है परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री। अगर हमें फ़ॉरेन कंट्रीज़ में कोई एसेट्स को परचेज़ करना है तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। मान लीजिए आपको ऑस्ट्रेलिया में कोई जगह खरीदनी है, कोई प्लॉट खरीदना है, तो उस कंडीशन में आपको ऑस्ट्रेलियन करेंसी की डिमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप उस प्लॉट को ख़रीदोगे तो आपको पेमेंट ऑस्ट्रेलियन करेंसी में ही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। और लास्ट पॉइंट है स्पेकुलेशन। मार्केट के उतार चढ़ाव से प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत सारे लोग हैं वो स्पेकुलेट करते हैं, सट्टा खेलते हैं, तो उस कंडीशन में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की जाती है। तो ये कुछ रीज़न हैं जिनके कारण फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की जाती है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी की डिमांड की जाती है। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड के ये कारण हो सकते हैं। अब करते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड कर्व होता है वो किस तरह का होता है। डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व किस तरह का होता है? फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व कुछ इस तरह का होता है। ये हो गया ओ एक्स एक्सिस और ये हो गया ओ वाई एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस पर हमने लिया है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज,
और यहाँ पर ले लिया है हमने रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड कर्व की शेप लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होती है। ये मान लीजिए R1 है, ये Q1 है, ये R2 है और ये है Q2। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो कर्व आया है दैट इज़ कॉल्ड डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व ये शो कर रहा है जब फॉरेन एक्सचेंज की रेट हाई होती है तब डिमांड कम होती है, जब फॉरेन एक्सचेंज की रेट कम होती है तब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है, और जब इन्वर्स रिलेशन होता है तो डिमांड कर्व की शेप लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड होती है। तो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, जो ये शो करता है कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट हाई होती है तब उसकी डिमांड कम होती है, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट लो होती है तब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज़्यादा होती है। तो ये तो था फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड से रिलेटेड टॉपिक। अब हम करते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई किन किन कारणों से होती है, क्यों की जाती है? पहला कारण हो गया एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे इसमें था डिमांड में इंपोर्ट, इसमें हो गया एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स थ्रू एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं किसी फॉरेन कंट्री को, तो फॉरेन कंट्री को अपनी जो करेंसी होती है उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? हमारे रुपए में। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपनी करेंसी की सप्लाई करते हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई है वो बढ़ती है। उसके बाद में है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सेकंड पॉइंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब कोई फॉरेनर कंपनी हमारे यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है तो उस कंडीशन में सबसे पहले उस फॉरेनर जो कंपनी है उसको अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे इंडियन रुपी में। इसके लिए वो क्या करेगा, अपनी करेंसी की सप्लाई करेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई का दूसरा रीजन हो गया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में तीसरा है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम एब्रॉड। यदि एब्रॉड से हमें कोई यूनिलैटरल ट्रांसफर्स मिलता है, अमेरिका ने इंडिया को हेल्प किया है किसी भी आपदा के कारण, तो पहले अमेरिका को अपने डॉलर कन्वर्ट करने पड़ेंगे रुपीज़ में, फिर वो रुपीज़ से हमारी हेल्प करेगा। तो इसके लिए अमेरिका को अपने डॉलर की क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि वो उस डॉलर को चेंज करवा सके रुपी में। तो हमारे तो रुपीज़ की डिमांड है वो बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ेगी किसकी, डॉलर की। और फोर्थ पॉइंट है स्पेकुलेशन। मार्केट के जो उतार चढ़ाव होते हैं उनका फ़ायदा उठाने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई की जाती है। इसके बाद में है फॉरेन एक्सचेंज जो होता है उसका सप्लाई कर्व कैसा होता है। अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले डिमांड कर्व, अब कर रहे हैं सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर्व का स्लोप था लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड, जबकि फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई कर्व का स्लोप लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड होता है, लाइक दिस। ये हो गया ओ एक्स एक्सिस, ये हो गया ओ वाई एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज,
और ओ वाई एक्सिस पर हमने ले लिया है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये हो गया R1 और ये ले लिया हमने Q1, पॉइंट आ गया हमारा A। अब रेट बढ़ गई है किसी कारण से तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, B पॉइंट आ गया है। यानी कि जब एक्सचेंज रेट के बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है और एक्सचेंज रेट के घटने से सप्लाई घट रही है, पॉजिटिव रिलेशन है एक्सचेंज रेट और सप्लाई में, तो उस कंडीशन में इसका स्लोप लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड आएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज कर्व का स्लोप लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड होता है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड होने का कारण होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसलिए इसका स्लोप है वो लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड हो जाता है। इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन वहाँ होता है जहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिमांड कर्व फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर दे, वहाँ इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कैसे? ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व, ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कर्व, दोनों ने जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, उस पॉइंट पर जो रेट आएगी वो इक्विलिब्रियम रेट कहलाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन वहाँ होगा जहाँ फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर दे। तो हमने पढ़ा है फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कर्व। इसके बाद में है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट foreign exchange market is the market in which foreign currencies are bought and sold। foreign exchange market वो मार्केट होता है जिसमें फॉरेन करेंसीज को खरीदा और बेचा जाता है। द बायर्स एंड सेलर्स इंक्लूड्स इंडिविजुअल फर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। खरीदने और बेचने वालों में हो सकते हैं इंडिविजुअल्स, फर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ये लोग किसी भी कंट्री की करेंसी को परचेज और सेल कर सकते हैं। इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कुछ फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन, ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है? इफ़ ट्रांसफ़र फंक्शन होता है दिस फंक्शन परफॉर्म्ड थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बिल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट, टेलीफोनिक ट्रांसफर्स। यानी कि ये मार्केट एक करेंसी को दूसरी करेंसी में ट्रांसफ़र करने का क्या करता है? काम करता है। तो ये इसका पहला फंक्शन हो गया ट्रांसफ़र फंक्शन। किसी भी कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में ये क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। इसका दूसरा फंक्शन होता है क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। ये फॉरेन ट्रेड के लिए क्रेडिट भी प्रोवाइड करवाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज with maturity period of 3 months are generally used for international payment. Credit is required for this period in order to enable the importer to take possession of goods, sell them and obtain money to pay off the bill। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए जब हमें करेंसी की ज़रूरत होती है तो ये 3 महीने के लिए हमें उधार
पैसा प्रोवाइड करवा सकता है। तो ये इसका दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन है इसका हेगिंग फंक्शन। हेगिंग फंक्शन क्या होता है? When exporters and importers enter into an agreement to sell and buy goods on some future date at the current prices and current exchange rate, it is called hedging। जब एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए फ्यूचर की किसी डेट पर, आज की प्राइसेस और आज की एक्सचेंज रेट पर, तो इस फंक्शन को हेगिंग फंक्शन कहा जाता है। मान लीजिए आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट गए और वहाँ पर आपने डॉलर ख़रीदना चाह रहे हैं, आपने वहाँ डॉलर ख़रीदने के लिए बात कर ली है किसी एजेंसी से कि मुझे इतना डॉलर चाहिए, लेकिन आपको वो डॉलर 3 महीने बाद का चाहिए। आपने एक एग्रीमेंट बना लिया आज जो रेट थी उसी रेट पर, उसी प्राइस पर, कि मैं आज की रेट पर ये एग्रीमेंट बनाता हूँ, 3 महीने के बाद चाहे रेट बढ़े चाहे रेट घटे, मैं इसी रेट पर 3 महीने के बाद में डिलीवरी ले लूँगा। तो ये मार्केट ऐसा फंक्शन प्रोवाइड करवाता है। मार्केट के इस फंक्शन को क्या कहा जाता है? हेगिंग फंक्शन। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के 3 काम होते हैं। पहला है ट्रांसफ़र फंक्शन, किसी भी कंट्री की करेंसी को ये दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफ़र करवा देता है। दूसरा फंक्शन होता है इसका क्रेडिट फंक्शन, ये इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए उधार भी प्रोवाइड करवाता है। और तीसरा फंक्शन है हेगिंग फंक्शन, फ्यूचर में होने वाले ट्रांसफ़र्स के लिए एक बेस प्रोवाइड करवाता है, फ्यूचर की किसी डेट को वो ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं। तो ये था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। स्टूडेंट्स आप यहाँ तक इसको पढ़िए, कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू।